हेलो फ्रेंड्स, एसके क्लासेस में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा थ्योरम का प्रूफ देखने वाले हैं। ये थ्योरम कहीं ना कहीं आपको तो बहुत ज़्यादा परेशानी दी होगी समझने में, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। तो थ्योरम का नाम तो आपने थंबनेल देख के पहचान ही लिया होगा। तो थ्योरम का नाम है सिंपली विल्सन थ्योरम। तो इसका मैं आपको प्रूफ बताने वाला हूँ। बट विल्सन थ्योरम को समझने से पहले मैं आपको 2-3 थ्योरम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो जो थ्योरम्स है वो कहीं ना कहीं विल्सन थ्योरम में यूज हुए हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा और आपको जानने का हक बनता है। जब ये टॉपिक मेरे कॉलेज में स्टार्ट हुआ था तो ये थ्योरम का प्रूफ मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैंने नेट पे देखा, नोट्स पढ़े, बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स पढ़े, बट फिर भी मुझे ये थ्योरम का प्रूफ समझ में नहीं आया। थ्योरम बहुत ही आसान है, इस टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत ही आसान है, बट थ्योरम के अंदर कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कि मेरे समझ से तो परे थे, इसीलिए मुझे प्रूफ समझ में नहीं आया। और जैसा कि आप सभी करते हैं, सभी यूट्यूब पर जाते हैं, मैं भी यूट्यूब पर गया और बहुत सारे वीडियोस देख डाली, बट फिर भी मुझे ऐसा एक भी वीडियो नहीं मिला जो कि मेरे लिए अप्रोप्रिएट था, क्योंकि उस वीडियो के अंदर कोई ना कोई स्टेटमेंट ऐसा था जो कि उन्होंने जबरदस्ती डाला था विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, जिस कारण से मुझे समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई। इसीलिए थोड़ी मेहनत करने के बाद फाइनली जब मुझे ये थ्योरम समझ में आया तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए। जो दिक्कत मुझे हुई है वो दिक्कत आपको फेस ना करना पड़े, इसीलिए मैंने इसको बहुत ही आसान भाषा में बनाने की कोशिश करी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो देखने के बाद अगर थ्योरम समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस में और लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं विल्सन थ्योरम के प्रूफ की तरफ। तो जैसा कि पहले भी मैंने कहा था कि विल्सन थ्योरम का प्रूफ देखने से पहले हम 2 थ्योरम देखने वाले हैं। तो पहला थ्योरम सिंपली क्या कहता है, इफ जीसीडी ऑफ am इज 1 देन देयर एग्जिस्ट दिस कॉन्ग्रुएंस। तो कभी भी अगर आपके पास कोई भी 2 नंबर है और उन दोनों नंबरों का जीसीडी कितना है 1, और इस टाइप के नंबर को सिंपली हम क्या बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम। बेसिकली रिलेटिवली प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका जीसीडी 1 होता है। तो अगर ऐसे नंबर आपके पास है जो कि रिलेटिवली प्राइम है, तो ऐसे में एक कॉन्ग्रुएंस एग्जिस्ट होगा। और वो कॉन्ग्रुएंस कैसा दिखता है, ax इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो m। तो इसका प्रूफ देने के लिए सिंपली हम गिवन पार्ट का यूज करेंगे। तो गिवन पार्ट में हमारे पास एक नंबर है और दूसरा नंबर है m, और दोनों नंबर का जीसीडी कितना है 1 है, जिसे रिलेटिवली प्राइम भी कहते हैं। और कहीं ना कहीं आपने नंबर थ्योरी में ये चीज पढ़ रखी है, अगर कोई नंबर रिलेटिवली प्राइम होते हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी 1 होता है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन को कैसे लिखा जाता है, a कोई एक इंटीजर प्लस m कोई दूसरा इंटीजर, जो कि इनका सम कितना होता है 1 होता है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन को ऐसा लिखा जाता है ax प्लस m टाइम्स y 1। ये 1 क्यों है, क्योंकि ये उसका जीसीडी है। तो यहाँ पे जो रिमार्क यूज किया मैंने वो आपको बता देना चाहता हूँ। ये रिमार्क कहीं ना कहीं नंबर थ्योरी में आपने पढ़ रखा है। तो सिंपली क्या कहता है, अगर का मतलब होता है इफ। अगर 2 नंबर का जीसीडी ए और बी, मेरे पास 2 नंबर है और इनका जीसीडी सपोज मान लेते हैं डी, तो ऐसे में इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा जिसे हम लिखते हैं ax प्लस बी टाइम्स वाई, वो भी कितना होगा, d होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये इफ और देन वाला स्टेटमेंट है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ही ये स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा। अगर किसी नंबर का जीसीडी वो d आता है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी d होगा। बट बात की जाए यहाँ पे जहाँ पे रिलेटिवली प्राइम है, तो रिलेटिवली प्राइम के टाइम पे ये स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ माना जाता है। वहाँ पे हमने इसका प्रूफ भी देखा था। अगर जिसका लीनियर कॉम्बिनेशन 1 आता है तो ऐसे में ये दोनों नंबर का जीसीडी कितना होगा, 1 होगा। अगर ये दोनों नंबर का जीसीडी 1 है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी 1 होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा रिमार्क था जो कि आपको पता होना चाहिए। रिलेटिवली प्राइम के टाइम पे यही स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ में बन जाता है। चलो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब सिंपली मैं क्या करूंगा, ax ये जो 1 है इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, जो कि -1 हो जाएगा, और ये my प्लस हो रहा है वहां चले जाएगा तो माइनस टाइम्स my हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा रिजल्ट यूज करने वाला हूँ जो कि बहुत ही सिंपल सा है और सिंपल ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ m डिवाइड्स my या फिर -my लिख देते हैं। तो यहाँ पे सिंपली रिजल्ट मैंने क्या यूज किया, अगर आपके पास कोई एक नंबर है a, ठीक है, और वो नंबर क्या कर रहा है, b को डिवाइड कर रहा है, तो ऐसे में ये नंबर क्या करेगा, उसके प्रोडक्ट्स को डिवाइड करेगा। दैट इज a डिवाइड्स b इंटू k वेयर k इज एनी इंटीजर। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे मैं हम वही यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वो नंबर कौन है, m, तो m क्या करेगा, उसके प्रोडक्ट्स को भी डिवाइड करेगा। दैट इज माइनस टाइम्स my को डिवाइड करेगा। तो m डिवाइड किसको कर रहा है, माइनस my को कर रहा है, बट माइनस my की वैल्यू कितनी है, ax माइनस 1, तो m किसको डिवाइड करेगा, ax माइनस 1 को डिवाइड करेगा। ax माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है, और आपको कहीं ना कहीं कॉन्ग्रुएंस में पढ़ रखा है आपने कि कॉन्ग्रुएंस a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो यही होता है कि m क्या करेगा, a माइनस बी को डिवाइड करेगा, है ना। अगर m a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस मैंने कहा लिखने के लिए, तो आप ऐसा ही लिखोगे। अब मैंने इसका बस उल्टा वे पूछा है, तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हो m डिवाइड कर रहा है ax माइनस 1 को, तो उसको कॉन्ग्रुएंस के टर्म्स में अगर लिखना रहा तो हम कैसे लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे ax इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो m। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं मॉडुलो के टर्म्स में या कॉन्ग्रुएंस के टर्म्स में।
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें जो प्रूफ करना था वो चीज़ प्रूफ हो गई है। तो गिवन हमें क्या था कि अगर कोई दो नंबर है उनका जीसीडी 1 है तो प्रूफ कीजिए ऐसा एक कॉन्ग्रुएंस एग्जिस्ट होगा, और कहीं ना कहीं हमने प्रूफ कर दिया कि हाँ ऐसा कॉन्ग्रुएंस एग्जिस्ट होगा। आई होप गाइस आपको ये थ्योरम का प्रूफ समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जो पहला थ्योरम था जो कि हमारे विल्सन थ्योरम में यूज होने वाला है वो थ्योरम का प्रूफ मैंने आपको बता दिया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे थ्योरम की तरफ। तो इधर आ गए हम दूसरे थ्योरम की तरफ, और थ्योरम का स्टेटमेंट तो बहुत ही आसान है, और जितना ही आसान इसका स्टेटमेंट है उतना ही आसान इसका प्रूफ भी है। तो स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, इफ ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p एंड p इज एनी प्राइम देन a is congruent to 1 modulo p और a is congruent to -1 modulo p। तो यहाँ पे if और then वाला स्टेटमेंट है, और then के अंदर हमें दो कंडीशन चीजें दी गई है, या तो ये ट्रू हो सकता है या तो ये ट्रू हो सकता है। तो गिवन में क्या है वहीं से हमें सब कुछ स्टार्ट करना है। तो गिवन में हमें सिंपली क्या गिवन है कि a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p, यही पार्ट गिवन है। अब ये है हमारा कॉन्ग्रुएंस के टर्म्स में। अगर मुझे डिवाइड के टर्म्स में लिखना रहा तो कैसे लिखूंगा मैं, इसका मतलब क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस 1, ये कौन डिवाइड करेगा इसको, p इसको डिवाइड करेगा, p डिवाइड्स ए स्क्वायर माइनस 1। जस्ट अभी जैसा किया था वैसे ही हमने यहाँ पे लिखा है, जस्ट उसका उल्टा है। पिछले वाले थ्योरम में हमने इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट में जंप किया था, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो कॉन्ग्रुएंस है इसको हम डिवाइड के टर्म्स में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया p डिवाइड्स ए स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं सभी को दिखा रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 1 का मतलब क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली a प्लस बी, मतलब a माइनस बी पहले लिख लो, फिर आ जाएगा a प्लस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, सिंपली आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगा। और एक चीज आपने अगेन नंबर थ्योरी में ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है और मोर ओवर इसका प्रूफ भी देख रखा है। वो सिंपली क्या कहता है, अगर आपके पास कोई भी एक प्राइम नंबर है और वो ए बी के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, अगर मतलब इफ p डिवाइड्स ए बी वेयर p इज एनी प्राइम नंबर, देन p क्या करेगा, p या तो a को डिवाइड करेगा या तो b को डिवाइड करेगा। तो सिंपली हम यहाँ से बोल सकते हैं p या तो a माइनस 1 को डिवाइड करेगा या तो p सिंपली a प्लस 1 को डिवाइड करेगा। ये लो, हमें यही तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। अब सिंपली क्या कहा गया यहाँ पे, डिवाइड्स के टर्म्स में अगर मुझे इन्हीं को कॉन्ग्रुएंस के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे a इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ आ जाएगा 1 मॉडुलो p आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, a इज कॉन्ग्रुएंट टू नॉट 1 माइनस 1 मॉडुलो p। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये माइनस 1 कहाँ से आ गया। बेसिकली हम लोग कैसे लिखते हैं, अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, सपोज a माइनस बी, p इसको डिवाइड कर रहा है a माइनस बी, तो उसको कैसे लिखा जाता है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m। ठीक है, बेसिकली ये a माइनस बी के फॉर्मेट में होता है, बट यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मेट है क्या, नहीं है। तो उसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस 1 को हमें लिखना पड़ेगा a माइनस ऑफ माइनस 1, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए a माइनस ऑफ माइनस 1 है और जो कि उसको p डिवाइड कर रहा है, तो उसको हम लिख सकते हैं सिंपली a इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस नंबर जो कि है -1 मॉडुलो p, हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि कैसे हमने इसको प्रूफ किया, बट इन्हीं चीजों को मैं थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्योंकि ये इसके बाद वाला स्टेटमेंट हमारे विल्सन थ्योरम में यूज होने वाला है। अब मैं सबसे पहले इस केस को कंसिडर कर रहा हूँ, a इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p। ध्यान से देखिए ये क्या चीज है, आपके पास कोई भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और a इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p। a की चॉइस पहले बात बताओ आप क्या क्या चॉइस हो सकती है। तो a की चॉइस क्या क्या हो सकती है, या तो 1 हो सकती है या तो 2 हो सकती है। कब तक जाना है, p माइनस 1 और p तक जाना है। ठीक है, यहीं तक हम जाते हैं ना। अगर कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन निकालना रहा तो यहीं तक हम देखते हैं, जो भी इसका मॉडुलर रहता है उससे छोटी वाली सारी वैल्यूज हम चेक करते हैं कि कौन सा इसका आंसर बनेगा। अब मुझे ऐसा बताओ एक ही ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिसे मैं प्राइम नंबर p से डिवाइड करने पे हमें 1 मिलना चाहिए। तो सिंपल सा कॉमन सेंस है, आप कोई भी प्राइम नंबर लेके देख लो, सिंपली आपको एक ही वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, पता है, एक ही वैल्यू आपको 1 लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो नंबर्स है 1 2 3 सारे नंबर कोई भी प्राइम नंबर p को डिवाइड नहीं करते, तो रिमाइंडर एज इट इज वही मिलने वाला है। तो यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, दैट मीन्स द चॉइस ऑफ a शुड बी 1। सिंपल सा है, ऑब्जर्वेशन है, 3-4 प्राइम नंबर यूज करके देखो, जरूर आपको समझ में आ जाएगा कि a क्यों 1 लेना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बाय दिस स्टेटमेंट। यहाँ से एक चीज समझ में आ गया होगा कि a शुड बी 1। दूसरा अगर मैं इसको कंसिडर करूँ जो कि सिंपली क्या है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो p। अगर मैं इसको कंसिडर करूँ तो यहाँ पे मुझे एक ही चॉइस बताओ कि a की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि मुझे वो -1 मिले। ऐसी एक ही वैल्यू सोचो, मैंने भी ऐसा ही सोचा था क्योंकि मुझे भी थोड़ा डिफिकल्टी तो हुई थी, तो मैंने भी वही सोचा कि a की वैल्यू क्या ले कि हमें रिमाइंडर में -1 मिलना चाहिए। ठीक है, अगर सपोज मैं ऐसा ले लूँ p + 1 ले लूँ, a की वैल्यू सपोज p + 1 लूँ, तो p क्या करेगा,
इसको डिवाइड करेगा p को, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा, बट रिमाइंडर कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, +1, बट मुझे रिमाइंडर कितना चाहिए, -1 चाहिए। तो मुझे a की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, a की वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी p-1। अगर a की वैल्यू मैं p-1 लूंगा, चलो चेक करते हैं, अगर मैंने a की वैल्यू p-1 ली, क्या ये इसको होल्ड करेगा, दैट इज a की जगह पे रखना है p-1, सो p-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो p। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, वही हमें चेक करना है। दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ डिवाइड के टर्म्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम, p-1 और माइनस ऑफ -1, जिससे कि कौन डिवाइड करना चाहिए, p इसको डिवाइड करना चाहिए। सो p डिवाइड्स p-1 कितना हो जाएगा, +1, देखो कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट p डिवाइड्स p, मतलब हमने जो a की चॉइस ली है, ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि ये चॉइस लेने पे ये कॉन्ग्रुएंस क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मीन्स a शुड बी p-1। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि a की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, a की वैल्यू हमें p-1 लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी। अगर ये कंडीशन में है तो a की वैल्यू हमें 1 लेनी पड़ेगी, अगर ये कंडीशन में है तो a की वैल्यू हमें p-1 लेनी पड़ेगी। ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं लिख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यही चीज़ है। ये चीज़ क्या है, अगर इस कंडीशन में तो a की वैल्यू 1, अगर इस कंडीशन में है तो a की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, p-1। अब समय आ गया है कि हम विल्सन थ्योरम का प्रूफ देखें, बट मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको 2 थ्योरम समझ में आए हैं तो विल्सन थ्योरम समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों थ्योरम समझ में आए होंगे। तो चलिए देखते हैं विल्सन थ्योरम कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले विल्सन थ्योरम क्या कह रहा है कि आप ले लो कोई भी एक प्राइम नंबर p, ले लिया, और उसके बाद ऐसे में ये कॉन्ग्रुएंस होल्ड होता है, मतलब ये कॉन्ग्रुएंस एग्जिस्ट होता है। तो ये कॉन्ग्रुएंस सिंपली क्या कहना चाहता है, उस p-1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो p, मतलब p ले लो, उसमें से एक कम कर दो, फैक्टोरियल ले लो, जो कि किसके बराबर आएगा, p से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर -1 आएगा। इसके ऊपर एग्जांपल्स तो आपने बहुत किए होंगे, तो मुझे यहाँ पे एग्जांपल देके एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम प्रूफ की बात कर रहे हैं तो प्रूफ ही देखेंगे यहाँ पे। तो प्रूफ का पहले मैं अप्रोच बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इसको प्रूफ देने वाले, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से आते हैं, प्राइम नंबर हमारे पास है 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर उसके बाद 7 है, चलते जाएंगे सर, प्राइम नंबर इन्फिनिटली मैनी प्राइम पड़े हुए हमारे पास। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमने प्राइम नंबर 2 लिया तो उसके लिए ये रिजल्ट ट्रू होता है, अगर मैंने प्राइम नंबर 3 लिया तो भी उसके लिए रिजल्ट ट्रू होगा। मैं कोई भी प्राइम नंबर ले लूँ, तो उसके लिए रिजल्ट क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है, क्योंकि ये विल्सन थ्योरम प्राइम नंबर के लिए ही वैलिड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैंने प्राइम नंबर 2 लिया तो उसके लिए वैलिड होगा, मतलब प्रूफ 2 के लिए मैं पहले प्रूफ करूंगा, फिर 3 के लिए मैं प्रूफ करूंगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक नंबर के लिए प्रूफ करते चलना है भाई साहब, नहीं, 2 के लिए बताऊंगा, 3 के लिए बताऊंगा, और जैसे ही हम 5 पर आएंगे उसके बाद मैं आपको इसका जनरल प्रूफ दूंगा, मतलब p इज ग्रेटर देन, मतलब आपके पास कोई भी प्राइम नंबर है जो कि 3 से बड़ा है, उसके लिए ये स्टेटमेंट, उसके बाद मैं आपको जनरल प्रूफ दूंगा। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैंने एक प्राइम नंबर ले लिया जो कि 5 से बड़ा है या तो 5 के बराबर है, ऐसे प्राइम नंबर, उनके लिए हम जनरल रिजल्ट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं कि ये जो रिजल्ट है ये 2 और 3 के लिए होल्ड होता है, और उसके बाद के जो भी प्राइम नंबर है उसके लिए हम इन जनरल प्रूफ करेंगे। पहले पर्टिकुलर केस को समझेंगे, प्रूफ देंगे, फिर उसके बाद इन जनरल हम प्रूफ देने वाले हैं। आई होप गाइस आपको अप्रोच समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते इसके प्रूफ की तरफ। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पहले हम बताएंगे अगर प्राइम नंबर हमारा 2 है तो उसके लिए ये कॉन्ग्रुएंस होल्ड होता है, मतलब सेटिस्फाई करता है। अगर मान लो हमारा प्राइम नंबर, फॉर प्राइम नंबर कौन है, 2 के लिए हमें बताना है कि ये जो कॉन्ग्रुएंस है ये होल्ड होता है, तो उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, p-1 का फैक्टोरियल, p कौन है, 2 है, दैट इज 2-1 का फैक्टोरियल ले लेते हैं, जो कि कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 1 फैक्टोरियल तो सभी को पता है जो कि कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है कि चेक करना है कि क्या ये कॉन्ग्रुएंस होल्ड होता है कि नहीं होता है। तो p-1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई, 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 2। देखते हैं ये होता है कि नहीं होता है, ट्रू होता है। मतलब क्या है, इसको अगर मैं डिवाइड के टर्म्स में लिखूँ तो डिवाइड के टर्म्स में हम कैसे लिखते हैं, 1 ये 1 माइनस टाइम्स दिस टर्म जो कि क्या होना है, -1, ये क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 1 - -1 दैट इज +1 जो कि है 2। मतलब क्या, 2 इसको डिवाइड कर रहा है, दैट इज 2 क्या कर रहा है, 2 इस 2 को डिवाइड करेगा, बट ये 2 किसके बराबर है, 1 -1, ये 2 उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और हमें पता है कॉन्ग्रुएंस के टर्म्स में अगर मुझे लिखना रहा तो कैसे लिखेंगे, 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 2। मतलब क्या, अगर मेरा प्राइम नंबर 2 है तो 2 के लिए ये रिजल्ट होल्ड होता है। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे क्योंकि 2 इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो फॉर प्राइम नंबर 2 दिस कॉन्ग्रुएंस होल्ड्स। अब बात करते हैं प्राइम नंबर 3 के लिए।
तो अभी हम प्राइम नंबर 3 के लिए चेक करेंगे। तो प्राइम नंबर हमारा कौन है, 3 है। जिस तरह 2 के लिए किया सेम 3 के लिए भी चेक करना है कि ये कॉन्ग्रुएंस होल्ड होता है कि नहीं होता है। डेफिनेटली होल्ड होगा, बस वही हमें देखना है। तो फॉर प्राइम नंबर 3 p इक्वल्स टू 3, या फिर आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हो फॉर प्राइम नंबर 2 एंड 3 द प्रूफ इज ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब है वो डेफिनेटली होल्ड करेगा, कोई इसको बताने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप p की जगह पे सपोज 3 पुट कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, जो कि आपको मिल जाएगा 2 का फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 3, ठीक है। तो ये मैंने सिंपली इसके अंदर पुटअप कर दिया है, और पुटअप करने के बाद आप देख सकते हो कि ये इसका मतलब क्या होता है कि 2 माइनस माइनस प्लस 1, जो कि 3 इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो 3 इसको डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स ये कॉन्ग्रुएंस क्या हो रहा है, होल्ड हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर प्राइम नंबर 3। तो यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं रिजल्ट होल्ड्स फॉर प्राइम नंबर 3। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्राइम 2 और प्राइम 3 दोनों के लिए ही रिजल्ट होल्ड हो रहा है, दोनों के लिए ही कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई हो रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम प्राइम नंबर 5 के लिए जाएंगे तो उसके लिए हमें थोड़ी ना हर एक के लिए बताना पड़ेगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं 5 के बाद से आपको इन जनरल प्रूफ देने वाला हूँ। तो यहाँ से हमारा एक्चुअल पार्ट, कोर पार्ट स्टार्ट होता है। तो मैंने आपको प्राइम नंबर 2 और 3 के लिए प्रूफ बता दिया है, सिंपली कैसा है वो सेटिस्फाई भी करते हैं कॉन्ग्रुएंस को। अब हम इन जनरल बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे प्राइम नंबर हमारा कौन है, 3 से बड़ा है। तो ऐसे में प्राइम नंबर की चॉइस क्या क्या हो सकती है, 3 से बड़ा है, दैट मीन्स प्राइम नंबर आपका या तो 5 हो सकता है, या तो 7 हो सकता है, या तो 11 हो सकता है। इसके बाद के सारे प्राइम आपके वैलिड होने वाले हैं। तो उसके लिए ये जनरल प्रूफ है। अब यहाँ पे छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, आप कोई भी एक प्राइम नंबर ले लो, सिलेक्ट एनी प्राइम नंबर। जैसे ही आप एक प्राइम नंबर सिलेक्ट करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग में आप एक ऐसा इंटीजर हमेशा फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए क्या ऑब्जर्वेशन है। आप कोई भी पहले प्राइम नंबर सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद डेफिनेटली वहाँ पे एक इंटीजर एग्जिस्ट होगा, और वो इंटीजर बेसिकली कहाँ लाई करेगा, 1 से वो बड़ा हो सकता है, या तो 1 के बराबर हो सकता है, या तो वो p-1 से छोटा हो सकता है, या तो p-1 के बराबर हो सकता है। मोर ओवर ये जो आपका सिलेक्टेड इंटीजर है ये p के साथ क्या होगा, रिलेटिवली प्राइम होगा। तो ध्यान दीजिए, आप कोई भी प्राइम नंबर लीजिए, वहां पे एक इंटीजर एग्जिस्ट होगा। मोर ओवर ये इंटीजर क्या करेगा, 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। पहला कंडीशन क्या है, वो p-1 से छोटा हो सकता है, तो बराबर हो सकता है, या तो 1 से बड़ा हो सकता है, या तो 1 के बराबर हो सकता है, और वो आपका नंबर और a और आपका प्राइम नंबर p दोनों ही रिलेटिवली प्राइम होंगे। सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। अगर सपोज आपने प्राइम नंबर ले लिया 5, तो 5 के लिए आप कितने सारे इंटीजर फाइंड कर सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। हमें क्या चाहिए, ऐसा एक इंटीजर चाहिए a जो कि 5-1 मतलब p-1 से छोटा, मतलब 5-1 कितना हो जाएगा, 4 से छोटा, या तो 4 के बराबर, या तो 1 से बड़ा, या तो 1 के बराबर। ऐसे प्राइम नंबर आप ढूंढ सकते हैं। मोर ओवर वो प्राइम नंबर आपका जो कि 5 है और वो इंटीजर दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, ठीक है। ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने 3-4 ऐसे फाइंड कर लिए। आप जो चाहे ले लो गाइस, कोई भी प्राइम नंबर ले लो, उसके लिए आपके पास कितने इंटीजर एग्जिस्ट होने वाले, p-1 इंटीजर्स होने वाले, जो कि कौन होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, अप टू सो ऑन p-1 तक ऐसे इंटीजर्स डेफिनेटली एग्जिस्ट होने वाले। यही आपके वो इंटीजर्स कहलाएंगे। बहुत ही सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था जो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी जो मैंने ऑब्जर्वेशन आपको समझाया ना, उसी को बस वर्डिंग्स में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट अ इंटीजर। सपोज उस इंटीजर को मैं कह रहा हूँ a, सच दैट वो इंटीजर क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए और p-1 से छोटा होना चाहिए। ऑल्सो वो p के साथ रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए। ऐसा इंटीजर डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने जो सबसे पहला थ्योरम प्रूफ किया है इस वीडियो के अंदर, उसके अंदर मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपके पास 2 नंबर है और दोनों का जीसीडी 1 है, जिसे रिलेटिवली प्राइम भी कहते हैं, ऐसे में एक कॉन्ग्रुएंस एग्जिस्ट होगा। वो कॉन्ग्रुएंस कैसा दिखता है, ax इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो m। मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था। और कहीं ना कहीं आप यहाँ देख सकते हो मेरे पास ऐसा एक कॉन्ग्रुएंस है। तो इफ एंड देन वाला स्टेटमेंट था। बाय यूजिंग दैट थ्योरम वी कंक्लूड दैट हियर वन कॉन्ग्रुएंस एग्जिस्ट। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट अ कॉन्ग्रुएंस। वो कॉन्ग्रुएंस कैसा है, ax इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो, बट यहाँ पे कौन है, m है, बट m की जगह यहाँ पे काम कौन कर रहा है, p कर रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे 1 मॉडुलो p। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे थ्योरम 1 यूज किया है। अब बचा हमारे पास थ्योरम 2 यूज करना बाकी है। तो फाइनली हमारे पास आ गया है ऐसा एक कॉन्ग्रुएंस। हम इस स्टेज पे पहुंच गए जहां पे हमें मिल गया है एक कॉन्ग्रुएंस। इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है।
और हमने सोल्यूशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस में पढ़ रखा है कि इसके कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। कितने एग्जिस्ट करेंगे? जितने इसका जीसीडी होगा, किस किस नंबर का जीसीडी, ए और पी का जीसीडी, उतने ही इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। और जीसीडी ऑफ ए और पी, जीसीडी ऑफ ए और पी कितना है? 1 है। तो 1 है जीसीडी, इसका मतलब क्या? दिस कॉन्ग्रुएंस हैज हाउ मेनी सोल्यूशन? ओनली 1 सोल्यूशन। इस कॉन्ग्रुएंस के पास सिर्फ एक सोल्यूशन है। मान लेते हैं वो सोल्यूशन कौन है? बी है। उस सोल्यूशन को मैं क्या बोल रहा हूँ? बी है। ये बी ऐसा एक नंबर है जो कि इस कॉन्ग्रुएंस को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा दैट मीन्स जहां पे भी एक्स है वहां पे बी पुटअप कर दो। तो यहाँ पे सिंपली हम बोल सकते हैं वो उसका सोल्यूशन है। तो हम लिख देंगे ए इंटू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पी, क्योंकि वो उसका सोल्यूशन है। सिंस यहाँ पे हम बोल देंगे बी इज सोल्यूशन। अब हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्ग्रुएंस है। अब इस कॉन्ग्रुएंस में हमें क्या दिख रहा है कि ए और बी, बी हमें नहीं पता है कैसा नंबर दिखेगा। बी तो हमने अज्यूम किया कि उसका वो सोल्यूशन को हम क्या कह रहे हैं? बी कह रहे हैं, ठीक है। अब ये बी या तो ए के बराबर हो सकता है या तो ए के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ से 2 केस बनते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा केस नंबर 1। केस नंबर 1 के अंदर हम लोग क्या मान के चल रहे हैं? या तो ए और बी सेम होंगे। और केस नंबर 2 में क्या मान के चलेंगे? ए और बी सेम नहीं है। तो केस नंबर 1 में हम अज्यूम कर लेते हैं कि ए और बी कैसे होंगे? सेम होंगे। 2 ही तो चॉइस बचती है, या तो वो सेम हो सकते हैं या तो सेम नहीं हो सकते। क्या हो वो? अगर सेम हो तो सेम के लिए हम आ जाएंगे केस फर्स्ट में। तो ए और बी सेम है तो सिंपली यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो इस कॉन्ग्रुएंस कैसा बन जाएगा? ये जो हमारा कॉन्ग्रुएंस स्टार है, ये कॉन्ग्रुएंस स्टार कैसा बन जाएगा? ए और बी सेम सेम है तो ये बन जाएगा आपका सिंपली ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पी बन जाएगा, ठीक है। ये कहां से बना? क्योंकि ए और बी कैसे है? सेम है, इसीलिए ये ए स्क्वायर बन जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंस हमें क्या मिल गया? ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पी। ये कॉन्ग्रुएंस तो कहीं ना कहीं देखा देखा लगता है। अरे हाँ, यही तो थ्योरम नंबर 2 में था जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो थ्योरम 2 के अंदर हमने ये चीज तो प्रूफ की है। तो वहां पे हमारे पास कॉन्ग्रुएंस कैसा था? ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पी था। तो वहां पे हमने क्या प्रूफ किया था? वहां पे हमने प्रूफ किया था कि सिंपली हमारा हो जाएगा ए इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पी, 1 मॉडुलो पी। और दूसरी जगह हमने प्रूफ किया था कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो पी। ये 2 कंडीशंस हमें मिले थे। ये सिंपली जो ब्रैकेट में पी लिख रहा हूं ना, इसको भी मॉडुलो पी ही बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा था अगर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो पी है तो इस टाइम पे मैंने आपको स्पेशल केस बताया था कि कब ट्रू है? जब ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। और इसके लिए भी मैंने बताया था। तो ये कब ट्रू है? जब ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? p-1 होनी चाहिए। तो ये थ्योरम 2 है यहाँ यूज करने वाले। थ्योरम 2 सिंपली क्या कहता है? अगर आपके पास ऐसा कॉन्ग्रुएंस है तो ये चीजें होल्ड होगी, जो कि और स्टेटमेंट के फॉर्म में है। या तो ये चीज ट्रू हो सकती है या तो ये चीज ट्रू हो सकती है। तो ये चीज ट्रू कब होगी? जब ए की वैल्यू 1 होगी। और ये चीज कब ट्रू होगी? जब ए की वैल्यू p-1 ट्रू होगी। तो सिंपली यहाँ पे हम लिख देंगे बाय यूजिंग थ्योरम 2। तो थ्योरम 2 से हम लोग क्या बोल सकते हैं? हमें और वाला स्टेटमेंट मिला है, मतलब आइदर ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है जो कि क्या है? ए इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पी, या तो ये कॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट होल्ड हो सकता है ए इज -1 मॉडुलो पी। ये चीजें ट्रू हो सकती है। तो ये कहां से मैं बोल रहा हूं? बाय थ्योरम 2 से हम ये चीजें बोल सकती है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मैंने इस स्टेप पे कैसे जंप किया है? बाय थ्योरम 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हमें मिल गई। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये चीज कब ट्रू है? कब ट्रू है? जब ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। और ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? p-1 इस केस के अंदर होनी चाहिए। अगर सपोज ए की वैल्यू 1 है ना, ये कब ट्रू? ए की वैल्यू 1 है तो 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पी। सिंपली मैंने क्या किया? इस ए की जगह पे 1 पुटअप कर दिया और यहाँ पे भी ए की जगह पे वैल्यू पुटअप कर देते, जो कि कितना बन जाएगा? p-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो पी, क्योंकि वो उसके लिए ट्रू है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेरे पास अगेन 2 कॉन्ग्रुएंस बेसिकली बन गए हैं। अब पहला जो कॉन्ग्रुएंस है वो तो ऑब्वियस है भाई साहब, 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पी। ये ऑब्वियसली ये ऑलवेज ट्रू रहेगा, हमेशा ट्रू रहेगा, ऑलवेज ट्रू, क्योंकि 1 - 1 क्या होता है? 0, और 0 हमेशा क्या करेगा? p 0 को हमेशा डिवाइड करेगा। तो ये ऑलवेज क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि हमें यहां से क्या चीज मिल गया? ये स्टेटमेंट मिल गया। तो हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा? इस स्टेटमेंट पे रहेगा, क्योंकि ये ट्रू है, ये तो ऑब्वियसली ट्रू है। तो बचा कौन सा? ये डेफिनेटली क्या होने वाला है? डेफिनेटली ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। केस 2 के अंदर ए और बी कैसे है? सेम नहीं है, दे बोथ आर डिफरेंट। तो हमारे पास एक प्राइम नंबर पी है, ठीक है। और इस प्राइम नंबर के लिए मैंने आपको क्या कहा था? इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे। कितने इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे? 1, 2, ऐसे कब तक इंटीजर एग्जिस्ट करने वाले? p-2 और लास्ट में p-1। मैंने आपको पहले भी इसका डेमोन्स्ट्रेशन या फिर इसका एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि ऐसे टोटल इतने इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे। बात की जाए 1 की, अगर आपका 1 है तो 1 के लिए हमने देखा कि एक कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई करेगा। 1 के लिए कौन सा कॉन्ग्रुएंस था? जो कि था 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पी। ये कहां से मिला? हमें केस 1 से मिला था।
बात की जाए p-1 के लिए, तो p-1 के लिए भी कॉन्ग्रुएंस एक मिला, जो कि कौन था, p-1 इज कॉन्ग्रुएंस टू -1 मॉडुलो p। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंस हमें मिल चुका है। अब बच्चे हमारे पास कितने नंबर, 2 से बच्चे, 2 से लेके कहां तक नंबर्स बचे, p-2 तक नंबर बचे। अब हर एक के लिए हमें कॉन्ग्रुएंस का फाइंड करना है, हर एक के लिए कॉन्ग्रुएंस रिजल्ट फाइंड आउट करना है। 1 के लिए हमारे पास है, p-1 के लिए भी हमारे पास है। अब ऐसे में जो नंबर्स बच गए, कौन कौन इंटीजर्स बचे, 2 बचा, 3 बचा, अप टू सो ऑन p-2। अब तो अभी हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स हैं हमारे पास, ये जो इंटीजर्स है, इनके लिए सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग कौन से स्टेज पे थे, हमें बेसिकली ऐसे सोल्यूशन फाइंड करने हैं, ऐसी b की वैल्यूज फाइंड करने हैं जो कि ये कॉन्ग्रुएंस को होल्ड करना चाहिए, जो कि कितना आया था, ab इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p। ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंस आया था। आपको याद होगा तो हमने कहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट किया, इस कॉन्ग्रुएंस पे आए थे हम लोग। इस कॉन्ग्रुएंस पे आने के बाद हमने यहाँ से 2 केस डिवाइड किए। पहला केस में हमने बोला a और b सेम सेम होंगे। अब दूसरे केस में हम बोल रहे हैं कि a और b सेम नहीं है। सेम नहीं है मतलब हमें क्या फाइंड करना है, b के लिए नंबर्स फाइंड करने हैं, ऐसे इंटीजर्स फाइंड करने हैं जो कि ये सोल्यूशन को, जो कि इस कॉन्ग्रुएंस को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ऐसे आपको b फाइंड आउट करने हैं। डिफरेंट ए के लिए आपको ऐसे बी फाइंड आउट करने हैं। तो ए अगर हमारा 1 है तो उसके लिए हम लोग वैलिड है। ए अगर हमारा p-1 है तो उसके लिए भी हमारे पास वैलिड है। तो बच्चा कौन, हमें कौन से इंटीजर्स के लिए फाइंड करने हैं, तो ए हमारा कौन सा इंटीजर, अगर ए अवर सपोज हमारा 2 होता है तो उसके लिए हमें एक बी फाइंड आउट करना है, जो कि ये कंडीशन क्या होने वाला है, एग्जिस्ट करने वाला है। इसका सोल्यूशन डेफिनेटली एग्जिस्ट होने वाला है और हमें पता है ये कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन डेफिनेटली एग्जिस्ट होने वाला है। कितने सोल्यूशन है, 1 सोल्यूशन है, ये हमने ऊपर देखा। अगर ए की वैल्यू सपोज मैं 2 ले लेता हूँ, अगर मैंने a की वैल्यू सपोज 2 ले लेता हूं तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई तो भी एक ऐसा इंटीजर जरूर होगा जो कि इसको सोल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इस कॉन्ग्रुएंस के पास एक ही सोल्यूशन है। ठीक है, तो अगर मैं a2 ले लेता हूं, सपोज मैंने 2 ले लिया, तो 2 के लिए डेफिनेटली कोई तो भी एक इंटीजर होगा। उस इंटीजर को सपोज मैं कह देता हूं b। डेफिनेटली एक इंटीजर एग्जिस्ट होगा जो कि इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करेगा, जो कि आ जाएगा 1 मॉडुलो p। p मतलब p आ जाएगा। ठीक है, अगर सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 3, तो डेफिनेटली इस 3 के लिए डेफिनेटली कोई तो भी एक इंटीजर यहाँ पे जरूर मौजूद होगा, कोई तो भी पक्का होगा। सपोज उसको कह लेता हूं मैं c, जो कि इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करेगा। अब आप बोलोगे कि क्यों वो c एग्जिस्ट करेगा, भाई साहब इस कॉन्ग्रुएंस के पास सोल्यूशन है तो डेफिनेटली c एग्जिस्ट होगा, वो c इन्हीं नंबरों में से होगा। ठीक है, तो c इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p। अगर सपोज मैं यहाँ पे कोई और इंटीजर ले लेता हूँ 4, तो 4 के लिए भी एक इंटीजर एग्जिस्ट होगा जो कि इन्हीं नंबरों में से होगा, चाहे वो ये नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, इसलिए पता नहीं है, इसलिए हम ABCD लिख रहे हैं यहाँ पे, या फिर x1 x2 कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको केस 2 का वर्किंग रूल समझ में आ गया होगा। तो केस 2 के अंदर हम लोग कौन से नंबर्स लेने वाले, ऐसे नंबर्स जो कि 2, 3, 4 अप टू p-2 तक ऐसे नंबर्स लेने वाले, और उनके लिए हम लोग क्या फाइंड करने वाले, सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीजें लिखी है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। अगर a और b सेम नहीं है तो डेफिनेटली वहां पे एक इंटीजर एग्जिस्ट होगा, और वो इंटीजर कहाँ से कहाँ, क्या कौन से नंबर्स होते हैं, या तो 2, 3, 4 अप टू p-2 तक। ठीक है, सपोज मैंने एग्जांपल के तौर पे मैं a की वैल्यू ले लेता हूँ 2। अगर a की वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो 2 टाइम्स, तो वहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा, एक इंटीजर एग्जिस्ट होगा जो कि b है। वो b कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, b इन्हीं नंबरों में से कुछ होगा। तो b कहाँ से कहाँ हो सकता है, b इज 2 हो सकता है, या तो 2 से बड़ा हो सकता है, बट छोटा हो सकता है p-2 के लिए। ठीक है, इतने नंबर में b हमारा वेरी करेगा। अगर मैं a की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो डेफिनेटली 2 के लिए एक b एग्जिस्ट होगा जो कि हमारे कॉन्ग्रुएंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और मोर ओवर b कहाँ लाई करेगा, इस रेंज के अंदर लाई करेगा। ठीक है, आई होप गाइस आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। अगर सपोज मैं यहाँ पे 2 की जगह पे a की वैल्यू सपोज 3 ले लेता हूँ तो डेफिनेटली 3 के लिए भी एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा जिसे मैं c कह रहा हूँ, जो कि इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करेगा। और ये c कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, या तो 2 हो सकता है, या तो 2 से बड़ा हो सकता है, या तो p-2 से वो छोटा हो सकता है, क्योंकि यही हमारे पास नंबर्स बचे। 1 और p-1 के लिए हमने देख लिया, ऊपर उसमें कॉन्ग्रुएंस मिल चुका है। तो यहाँ पे ऐसे कितने कॉन्ग्रुएंस मिलेंगे, 2 हो गया, 3 हो गया, कितने मिल सकते हैं। तो हमारे पास रिमेनिंग कितने बच गए थे, हमारे पास 2, 3, 4 अप टू p-1 इंटीजर्स बच गए थे। तो टोटल कितने कॉन्ग्रुएंस मिलेंगे, 2, 3, p-1 इतने कॉन्ग्रुएंस मिल जाएंगे। तो 2 के लिए देखो ये हमारे पास, 3 के लिए देखो ये हमारे पास, तो इन सबको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारे कॉन्ग्रुएंसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग ऑल कॉन्ग्रुएंसेस। ऐसे देखो 2 के लिए हो गया, 3 के लिए हो गया, 4 के लिए हो गया, जितने भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंस मिलेंगे सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग ऑल दिस कॉन्ग्रुएंसेस, तो यहाँ पे जितने भी कॉन्ग्रुएंस मिलेंगे उन्हें मल्टीप्लाई कर देना। तो मैंने आपको बता रखा है कि टोटल कॉन्ग्रुएंस कितने मिलेंगे, पहला आएगा 2, फिर 3, 4 करते करते कहाँ तक जाना है, p-2 तक जाना है। तो यहाँ पे p-2 आएगा, यहाँ पे p-2 तक हमें जाना है। तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा,
2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट करते करते p-2 तक सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 करते करते 1 ही मिलेगा, और यहाँ पे सिंपली आपको मिल जाएगा मॉडुलो p। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये BCD क्यों नहीं आया यहाँ पे। BCD एक्चुअली में कौन है, B एक नंबर है, B नंबर कहाँ से कहाँ लाइक कर रहा है, 2 से लेके p-2 तक कर रहा है, या तो आपका B 3 हो सकता है या तो आपका 4 हो सकता है, कहीं ना कहीं इसके अंदर B भी आ गया, C भी आ गया, सारे नंबर्स इसमें आ गए। तो हमने ऐसे कॉन्ग्रुएंस को, ये जो हमारे पास ऐसे कॉन्ग्रुएंस मिले, हर एक इंटीजर के लिए ऐसा कॉन्ग्रुएंस मिलेगा, और उन सारे कॉन्ग्रुएंस को हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सिंपली लिख दिया है। अब ध्यान देखो, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, विल्सन थ्योरम के अंदर हमें p-1 फैक्टोरियल चाहिए। p-1 फैक्टोरियल क्या होता है, सिंपली हो जाएगा p-1 फिर आ जाएगा p-2 अप टू स्टोर करते करते 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा कुछ चाहिए। मेरे पास p-2 से लेके यहाँ तक ये पूरे इंटीजर्स है मेरे पास, कमी किसकी है, p-1 की कमी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दोनों तरफ p-1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू सो ऑन p-2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आ जाएगा p-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू p-1 मॉडुलो, यहाँ पे आ जाएगा सिंपली p आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये सिंपली ये पार्ट क्या बन जाएगा, p-1 का फैक्टोरियल बन जाएगा, विच इज कॉन्ग्रुएंट टू p-1 मॉडुलो p बन जाएगा। अब ध्यान दो, p-1 मॉडुलो p ये क्या है, p-1 मॉडुलो p यहाँ पे देखो लिखा है मैंने, जब हम केस 1 में थे तो p-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो p, तो केस 1 के अंदर ये डेफिनेटली क्या है, ट्रू है। तो p-1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं p-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो p। -1 कहाँ से आया, केस 1 से आया। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने क्या कर दिया, विल्सन थ्योरम को प्रूव कर दिया, जो कि सिंपली हमें क्या मिल गया, p-1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो। हाँ मैं जानता हूँ वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, बट क्या करें, टॉपिक ही ऐसा है, ये इसके अंदर एक एक चीज़ मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये मेरी छोटी सी मेहनत आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस में और लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।